नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। प्यारे बच्चों, क्या आप कभी समुद्र किनारे गए हैं? क्या आपने समुद्र की उछलती हुई लहरों, वहाँ के मौसम को महसूस किया है? क्या आपने कभी वहाँ रेत में घर बनाया है? यदि नहीं, तो आज का पाठ आपको उसका मज़ा ज़रूर दिलवाने वाला है, क्योंकि हमारे आज के पाठ का नाम है समुद्र तटः। और एक और जो बड़ी मुख्य बात है वो ये कि आप जानते हैं हमारा भारत देश जो है वो 3 तरफ से, एक तरफ तो हिमालय है और बाकी 3 तरफ जो है भारत के समुद्र है। तो आज का जो हमारा पाठ है भारत की उसी 3 तटों की विशेषता लिए हुए यानी कि समुद्र तट का वर्णन करता है। तो पढ़ेंगे हम पाठ समुद्र तटः। और इस पाठ से संबंधित वर्कशीट आदि देखने के लिए आप हमारे ब्लॉग ई संस्कृत शाला ट्यूटोरियल्स पर आ सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी वर्कशीट्स और बहुत सारे क्विज मज़ा आएगा जिसे आपको करने में, तो वो आप देख सकते हैं। और एक जो मुख्य बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी वीडियोस और उनका नोटिफिकेशंस आप तक उनके पहुंच सके। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारा पाठ समुद्र तटः। और हम पढ़ रहे हैं षष्ठः पाठः समुद्र तटः। षष्ठः पाठः यानी कि छठा पाठ समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। तो चलिए देख लेते हैं इस पाठ को। पहले देखिए बच्चों, हमें अब जो है हम 5 पाठ अपने पढ़ चुके हैं, तो हमें संस्कृत में उच्चारण करना थोड़ा थोड़ा आ गया है ना। तो पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं इस पाठ को और उसके बाद इसकी हिंदी व्याख्या देखेंगे, भाव को समझेंगे और फिर हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। एषः समुद्र तटः। एषः यानी कि यह है, समुद्र तटः समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ, अत्र जनाः, पहले उच्चारण कर रहे हैं, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवातटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बैनगरस्य जुहूतटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नैनगरस्य मेरीनातटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। तो चलिए हिंदी व्याख्या देख लेते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः यानी कि यह, समुद्र तटः समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः यहाँ लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः, तरंग क्या होती है? लहरें। कुछ लोग जो है वहाँ पर लहरों से खेल रहे होते हैं। और केचन च, और कुछ लोग नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, नौका के माध्यम से जलविहार करते हैं, यानी कि नौका के माध्यम से पानी में घूमते हैं। बहुत सारे लोग तो नौका लेकर पानी में घूम रहे होते हैं, नौका में बैठकर, नौका यानी कि नाव। तो आगे देखते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः, देखिए उनमें से कुछ, तेषु केचन उनमें से कुछ जो हैं वो कंदुकेन क्रीडन्ति, बॉल से खेलते हैं। कंदुक यानी कि बॉल, और बॉल से, गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालिकाः यानी कि लड़कियाँ, बालकाः च और लड़के, लड़कियाँ और लड़के यानी कि बच्चियाँ और बच्चे, बालुकाभिः बालुका से,
बालुका भी यानी कि बालुका से, गृहम बालुका गृहम रचयन्ति, मिट्टी का घर। या देखिए बालुका क्या होती है, समुद्र के किनारे जो रेत होती है उसके किनारे पर, तो उस बालुका से, उस रेत से गृहम रचयन्ति, घर बनाते हैं। बचपन में आपने भी कभी मिट्टी से, बचपन में क्या छोटे जब आप और छोटे रहे होंगे या अब भी कुछ बच्चे जो हैं वो जब मिट्टी का ढेर एक पड़ा होता है तो उसमें आप पैर डाल के घर बनाते हैं ना, तो ये वही मध्य मध्य तरंगाः, और बीच बीच में जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, उस बालुका के घर को यानी कि उस मिट्टी के घर को, रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बच्चे खेलते रहते हैं, मिट्टी से अपना घर बनाते हैं, रेत से अपना घर बनाते हैं, और बीच बीच में जो है वो लहर वहाँ तक आती है और उस घर को बहा ले जाती है। एषा क्रीडा, यह खेल, क्रीडा यानी कि खेल, प्रचलति एव, चलता ही रहता है। और ये जो खेल है ये मतलब बच्चों का घर बनाना और तरंगों का आना, लहरों का आना, उस घर को बहा कर ले जाना, ये चलता रहता है, बच्चों का खेलना चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे केवल पर्यटन के स्थान नहीं है, पर्यटन होता है घूमने की जगह, है ना। तो समुद्र तटाः, जो समुद्र के किनारे हैं वह केवल घूमने के स्थान नहीं है, न केवलम पर्यटन स्थानानि, अत्र यहाँ पर मत्स्यजीविनः अपि, यहाँ पर मत्स्यजीवी, मत्स्यजीवी यानी कि मछुआरे, जो जिनकी ज़िंदगी मछलियों के ऊपर चलती है, तो कौन, मछुआरे। तो मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं, यानी कि रोज़ी रोटी वो भी अपनी यही चलाते हैं, समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं और इसके माध्यम से अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः, समुद्र के किनारे, सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, और इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, और इनमें से मुंबई, गोवा, देखिए ये तो नाम सुने हैं, मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कोच्चि भी जगह का नाम है, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम जिसे आप कहते हैं, और पुरी तटाः, और उड़ीसा में है ना पुरी तट। तो ये जो सारे हैं अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, ये बहुत प्रसिद्ध तट हैं, समुद्र तट, समुद्र के किनारे, यहाँ पर बहुत लोग घूमने जाते हैं। गोवा तटः, और जो गोवा का किनारा है, विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, और इन सब में से ये जितने भी हमने नाम गिनवाए यहाँ पर, इनमें से जो गोवा का समुद्र का किनारा है वो विदेशियों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत अच्छा लगता है। समधिकं रोचते मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। और विशाखापत्तनम तटः, और विशाखापट्टनम का जो किनारा है यानी कि समुद्र का किनारा है वो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बेटा, अंग्रेज़ों के समय से ही जो ये विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता रहा है, और ये प्रसिद्ध है विदेशी व्यापार के लिए। कोच्चि तटः, और जो कोच्चि तट है वो नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, उसकी प्रसिद्धि किसके कारण है, उसका नाम किस लिए है, नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल, नारियल के फल के कारण, यानी कि नारियल के पेड़ों के कारण, नारियल के फलों के कारण कोच्चि तट जो है वह जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, और मुंबई नगर का जुहू तटे, जो जुहू बीच तो सुना है ना आपने, जुहू बीच, मुंबई नगर का जुहू बीच जो है, जुहू नामक समुद्र तट जो है वह सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, वहाँ पर सभी लोग जो है वो स्वैरम यानी कि अपनी इच्छा से, बिना किसी रोक टोक के, स्वैरम मतलब बिना किसी रोक टोक के, विहरन्ति घूमते हैं। और मुंबई नगर में भी जो जुहू बीच है वहाँ पर भी सभी लोग जो है वो बड़ी अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है यानी कि मेरीना नामक जो बीच है, समुद्र का किनारा है, देशस्य सागर तटेषु, देश के सागर तटों में, समुद्र के किनारों में, दीर्घतमः बहुत बड़ा है।
देखिए यहाँ पर हमने जाना कि हमारे देश के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो हैं बीच हैं उनके बारे में, समुद्र के किनारे हैं उनके बारे में। फिर गोवा का तट विदेशियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोच्चि तट जो है वो नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। और जुहू बीच पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं, आते जाते हैं। और चेन्नई का जो है वह सबसे बड़ा है समुद्र का किनारा। तो आगे देख लेते हैं हम। अब देखिए, भारतस्य तिसृषु दिशासु, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। देखिए बेटा, भारत को अगर आपको ध्यान हो इस तरीके से कुछ भारत का नक्शा जो है वो है, तो इस भारत के नक्शे में यहाँ एक तरफ से तो हिमालय है, लेकिन बाकी की 3 तरफ जो हैं वो समुद्र तट हैं। तो भारतस्य तिसृषु दिशासु, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं, यानी कि भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अस्मादेव कारणात्, और इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः कथ्यते, प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत को जो है वह प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, द्वीप वो जो पूरी तरह से जिसके चारों तरफ पानी हो, लेकिन जिसके 3 तरफ पानी है तो उसे प्रायः द्वीप कह दिया गया है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है भारत को। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में बंगोपसागरः, भारत की पूर्व दिशा में बंग सागर है। दक्षिण दिशायाम, और भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और उसकी पश्चिम दिशा में अरब सागर है। 3 तरफ से बताया ना, भारत जो है वो समुद्र तटों से घिरा हुआ है। तो एक तरफ समुद्र कौन कौन से हैं, वो पूर्व दिशा में बंग सागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणाम, इन तीनों सागरों का संगम जो मिलन है उसे कन्याकुमारी तटे भवति, वह कन्याकुमारी के किनारे पर होता है। यानी कि ये तीनों सागर जो हैं वो कन्याकुमारी के तट पर मिल जाते हैं। अत्र पूर्णिमायाम, और यहाँ पर पूर्णिमा के अवसर पर अमावस पूर्णिमा, आप अपने बड़ों से, अपनी मम्मी पापा से पूछोगे पूर्णिमा क्या होती है। वैसे तो शायद आप बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन नहीं जानते तो पूर्णिमा के बारे में ज़रूर पूछना। ये भारतीय कालगणना के हिसाब से जो महीने भारतीय होते हैं उन्हीं का एक दिन है पूर्णिमा। तो पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपत् द्रष्टुम शक्यते, पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है। तो ये हुआ हमारा पाठ। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है सूर्यास्तम, सूर्य जमा अस्तम, ये यहाँ पर 2 शब्द हैं। तो युगपद एव, इसी प्रकार यहाँ भी 2 शब्द हैं, युगपत जमा एव, युगपत जमा एव। तो चलिए अब देख लेते हैं हम शब्दार्थों को और साथ में उसके अभ्यास को, और उससे पहले आपसे कुछ पूछेंगे प्रश्न। तो चलिए अब हम प्रश्नों को कर लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं कुछ आपसे। आपके लिए पहला प्रश्न है, बालिकाः बालकाः च काभिः बालुकागृहं रचयन्ति। देखिए, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। जैसे ही मैंने लाइन बोली, प्रश्न की पंक्ति बोली, वैसे ही आप उस प्रश्न की पंक्ति को ढूंढिए अपने पहरे में। मैंने प्रश्न पूछा है, बालिकाः बालकाः च काभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां किसके द्वारा मिट्टी का घर बना रही हैं। तो काभिः प्रश्न है तो उत्तर बनेगा बालुकाभिः, वो मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं या वो रेत से रेत का घर बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, अत्र, इस पहरे में, आपको इस पहरे में से छांट कर बताना। आपके पेपर में भी बेटा इसी तरीके से कोई ना कोई पहरा रहता है। तो इसमें आप बताइएगा, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। इस पहरे में आजीविकाम इत्यस्य पर्यायपदम किम। देखिए, स्वजीविकाम, आजीविकाम का मैंने पूछा है आपसे, आजीविकाम इत्यस्य, आजीविका के लिए मतलब कौन सा शब्द आया है, पर्याय यानी कि उससे मिलता जुलता। तो आजीविका के लिए कौन सा शब्द आया है, स्वजीविकाम, आजीविकाम स्वजीविकाम। अच्छा, अगला प्रश्न है आपके लिए, गोवा तटः केभ्यः समधिकं रोचते। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, गोवा तटः केभ्यः समधिकं रोचते, यानी कि गोवा का तट जो है वह
किसे ज़्यादा अच्छा लगता है? तो मैंने पूछा केभ्यः, और जैसे ही मैंने पूछा केभ्यः आपका उत्तर जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो गोवा का तट किन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है? विदेशी पर्यटकेभ्यः। प्रश्न था केभ्यः, उत्तर बना विदेशी पर्यटकेभ्यः। यहाँ से एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। आपको बताना है देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः तटः कः? देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः तटः कः? देश के सागर तटों में सबसे बड़ा सागर का किनारा कौन सा है, समुद्र का तट कौन सा है? तो ये तो हमारा लास्ट वाली पंक्ति में आया था। देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः कः? मेरीना तटः। तो कौन सा है? मेरीना तट। ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए। आपको बताना है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। तिसृषु दिशासु अनयोः पदयोः विशेषणपदं किम्? तिसृषु दिशासु अनयोः पदयोः विशेषणपदं किम्? अब आप पूछेंगे ये आपने क्या पूछा मैम? तो बेटा ये है कि तिसृषु यानी कि 3, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तट है, यही वाली लाइन है ना। तो यहाँ मैंने पूछा है कि 3 दिशाओं में इन 2 शब्दों में से विशेषण कौन सा है? और विशेषण होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताए। एक तो है शब्द दिशा, और कितनी दिशा, कैसी दिशा, कौन सी दिशा। अगर इन प्रश्नों का उत्तर जिस शब्द से आएगा वही उसकी विशेषता है। 3, तो यहाँ पर 3 जो है वो विशेषण है। तो तिसृषु दिशासु में कौन सा है विशेषण पद? तिसृषु। एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, बड़ा ही आसान सा। आपने अव्ययों के बारे में जाना है। अव्यय वो जो नहीं बदलते, जो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन 4 शब्दों में से अत्र अव्यय पदम किम, यहाँ पर अव्यय कौन सा है? आपको क्या बताना है? अव्यय। तो बताइए जल्दी से अव्यय कौन सा है यहाँ पर? देखिए एतेषां, एषः, एतौ, एते विभक्ति चलती है। त्रयाणाम, तिसृणाम, सागराणाम, सागरेषु, अपि। अपि आपको जहाँ भी मिलेगा वैसा ही मिलेगा। तो ये जो अपि, च, तथा, यथा, ये सब अव्यय है। तो यहाँ पर अव्यय है अपि। चलिए अब हम जो है वो शब्दार्थों को कर लेते हैं। समुद्र तटः, समुद्र तटः यानी कि समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा, और जिसे हम कहेंगे सी बीच। पर्यटनाय, पर्यटन यानी कि घूमने के लिए। पर्यटनाय क्या होता है? घूमने के लिए। और घूमने के लिए को हम क्या कहेंगे? फॉर एक्सक्यूर्जन। तरंगैः यानी कि लहरों के साथ। विद वेव्स, नौकाभिः यानी कि नौकाओं के द्वारा, नाव के द्वारा, बाय द बोट्स। जल विहारम, जल क्रीड़ा। जल क्रीड़ा क्या होती है? वाटर गेम जिसे आप कहते हैं। बालुकाभिः, बालुओं से। बालू क्या होती है बेटा? रेत, यानी कि विद सैंड्स। बालुका गृहम, बालू का घर, जिसे घरौंदा भी हम कह देते हैं। सैंड हाउसलेट। मध्य मध्य, बीच बीच में। एट सम इंटरवल यानी कि बीच बीच में, मध्य मध्य। अगला देख लेते हैं। प्रवाहयन्ति, धो देते हैं, बहा देते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉश आउट। प्रचलते एव, चलती ही रहती है। प्रचलते यानी कि चलती, चलती ही रहती है। कीप्स गोइंग ऑन। उसके बाद है पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह, जिसे हम कहते हैं ना ये तो घूमने की जगह है, तो क्या कहेंगे? टूरिस्ट स्पॉट। मत्स्यजीविनः, मछुआरे, फिशरमैन। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, अपनी रोजी रोटी को। मीन्स ऑफ वंस लिवलीहुड। चालयन्ति, चलाते हैं। चालयन्ति का मतलब चलाते हैं। कॉजिंग टू मूव। अतीव, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ और शब्दों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ शब्द आया स्वैरम। स्वैरम मतलब बिना किसी रोक टोक के, अपनी मर्जी से, बेरोक टोक, यथेच्छ। एज वन प्लीजेस,
यानी कि जैसे जिसकी इच्छा हो, ठीक है। विहरंती, घूमते हैं, टहलते हैं, जिसे कहते हैं रोम। दीर्घतम, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट। प्रायद्वीप, यानी कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, जैसा कि भारत है, तो पेनिनसुला। संगम, यानी कि मिलन। मिलन होता है किसी जगह पर कुछ नदियों का या भूमि का मिलना, मिलना, संधि जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कन्फ्लुएंस। युगपदेव, युगपदेव, युगपत जमा एव, संधि हम कर चुके हैं, यानी कि एक साथ, इकट्ठे, एट द सेम टाइम। द्रष्टुम शक्यते, यानी कि देखा जा सकता है, मे बी सीन। तो ये हो जाएंगे हमारे शब्दार्थ। और अब हम देख लेते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखिए बेटा, पहला ही शब्द है उच्चारणम कुरुत। पहला हमारा प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करना है हमें, वाचन करना है, जो कि हम पाठ में कर चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो कैसे आएगा, है ना। तो तरंगैः मत्स्यजीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापाराय। प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदयः, चंद्रोदयः। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें क्या करना है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो ये तो हम पाठ अच्छे से हमें समझ में आ गया, तो प्रश्न तो अब हमारे लिए आसान होंगे। तो मेरे से पहले आप देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप प्रश्न के बाद तुरंत वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले स्वयं उत्तर दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपका उत्तर कितना सही है और कितना गलत, ठीक है ना। मैं तो बहुत समय के लिए नहीं रुक सकती, लेकिन आप तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को बीच में रोककर अपना उत्तर पहले बोल सकते हैं। जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं, मतलब लोग बताइए किस में बैठकर जल विहार करते हैं, था ना। तो जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। जनाः नौकाभि, इसका उत्तर क्या होगा, नावों के माध्यम से, तो नौकाभि ही इसका उत्तर हो जाएगा। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, तो ये तो हमने प्रश्न वहाँ भी पूछा था, बताइए भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है, मेरीना तटः। कौन सा है, मेरीना तटः। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, लोग कहाँ पर अपनी इच्छा से बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा समुद्र का किनारा था जहाँ लोग बिना रोक टोक के अपनी मर्जी से घूमते हैं। तो वो है मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू बीच पर। बालकाः बालुकाभि किम रचयन्ति, बताइए बालकाः बच्चे जो हैं वो बालुकाभि रेत से किम रचयन्ति, क्या बना रहे थे या क्या बनाते हैं। बच्चे रेत से क्या बनाते हैं, बालकाः बालुकाभि किम रचयन्ति, बालुका गृहम, मिट्टी का घर, रेत का घर। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट केभ्यः यानी कि किससे प्रसिद्ध है, किसके कारण जाना जाता है। तो कोच्चि का तट बताइए किसके कारण जाना जाता है, नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फलों के कारण जाना जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न जो है इसमें क्या करना है आपको, मंजूषातः पदानि चित्वा, इस मंजूषा में से आपको पद चुनने हैं और रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए पहले हम इन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तो पहला ही शब्द है बंगोपसागरः, बंगोपसागरः यानी कि बंग सागर। प्रायद्वीप यानी कि प्रायद्वीप, जिसे हमने पिछले पाठ में ही, अभी इस पाठ में ही जाना था, प्रायद्वीप यानी कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और फिर कहा पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी कि खेल,
और संगमः, संगम होता है मिलन। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसमें कितने लगा पाते हैं। बेटा आप एक ही बार में सारे ठीक कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आप पहले एक बार इनको पढ़ें, पहले जो आपको सबसे आसान जिसे आप बड़े आराम से लगा सकते हैं उन्हें लगाएं, फिर अगले के लिए प्रयास करें। तो चलिए देख लेते हैं। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति। कन्याकुमारी के तट पर, कन्याकुमारी के किनारे पर तीनों सागरों का डैश होता है। क्या होता है? तीनों सागरों का क्या होता है? संगमः, संगम होता है। कन्याकुमारी के किनारे पर तीनों सागरों का संगमः भवति, संगम होता है। भारत देश डैश इति कथ्यते। भारत देश को यह डैश कहा जाता है। अब भारत देश को क्या कहा जाता है बताइए? बंग सागर नहीं, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीडा, संगम, क्या आएगा? प्रायद्वीपः। भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्रतटं डैश आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे डैश आते हैं। लोग समुद्र के किनारे क्या करने आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। लोग समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः डैश रोचते। बच्चों को क्या अच्छा लगता है बताइए? बच्चों को डैश अच्छा लगता है। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? बच्चों को क्रीड़ा, खेलना अच्छा लगता है। देखिए अब यहाँ पर दो शब्दों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर्यटन लगाएं या क्रीड़ा लगाएं। अब पर्यटन और क्रीड़ा, लेकिन जना समुद्र तटम क्रीड़ा आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर खेल आते हैं, ये तो वाक्य नहीं बनेगा। तो लोग समुद्र तट पर तो घूमने के लिए आते हैं और बच्चों को क्रीड़ा अच्छी लगती है। अगला, भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में डैश अस्ति, डैश है। तो भारत की पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागरः अस्ति, बंग सागर है। अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है यथा योग्यम योजयत। यथा योग्यम यानी कि जो जिसके साथ मिल सकता है उसे उसके साथ मिलाइए, योजयत जोड़ दीजिए। समुद्र का किनारा, क्रीडनकम यानी कि खिलौना, दुग्धम दूध, दीपकः दीपक दिया, विद्या, विद्या तो विद्या, आप हिंदी अर्थ इसका जानते हैं, हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। अब ज्ञान के लिए क्या है इसमें से? ज्ञान के लिए क्या है? ज्ञान के लिए है विद्या। पोषणाय, पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, शरीर के पोषण के लिए। तो पोषण के लिए क्या है? समुद्र का किनारा, खिलौना, दूध, दिया या विद्या। तो क्या होगा? दूध। दुग्धम पोषणाय। प्रकाशाय, प्रकाश के लिए क्या है? अब प्रकाश के लिए देखो क्या हो सकता है? समुद्र का किनारा, क्रीडनकम, दुग्धम, दीपकः विद्या। तो दीपकः प्रकाशाय। पर्यटनाय, घूमने के लिए, घूमने के लिए क्या बच गया? समुद्र तटः। खेलनाय, खेलने के लिए क्या है बताइए? क्रीडनकम, खिलौना खेलने के लिए है। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और हमारा पांचवा प्रश्न है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम जो है वो मित्र के साथ जाता है, तो मित्र शब्द का बन गया मित्रेण। और सह के योग में तो बेटा हमेशा तृतीया आती है। अहम रामेण सह खेलामी, अहम कृष्णेन सह वदामी, आदि आदि। बालकाः डैश सह पठन्ति। अब बच्चे बच्चों के साथ पढ़ते हैं, लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तो बालकाः लड़के, और बालिका की तृतीया विभक्ति में बनेगा बालिकाभिः। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। अब आप कहेंगे मैंने बालिका भी क्यों लगाया? बालिकाया भी तो बनता है तृतीया में, लेकिन लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वचन में प्रयोग नहीं होगा। लड़के लड़की के साथ नहीं पढ़ते, लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, तो इसलिए बालिका भी। तडागः डैश विभाति। तालाब, तडागः यानी कि तालाब कमल से सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो कमल, कमल की हो जाएगी कमलैः। तडागः कमलैः विभाति। अहमपि डैश खेलामी, मैं भी डैश से खेलता हूँ। तो मैं किससे खेलता हूँ? कंदुकेन। अहमपि कंदुकेन खेलामि।
अश्वाः डैश सह धावन्ति, घोड़े डैश के साथ दौड़ते हैं। तो घोड़े किसके साथ दौड़ते हैं? अश्वैः सह। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः डैश सह चरन्ति, और मृग जो है डैश के साथ चरते हैं। तो मृग किसके साथ चरते हैं? मृगैः सह। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृग मृगों के साथ चरते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5वां प्रश्न। अब हम कर लेते हैं हमारा 6ठा प्रश्न। देखिए बच्चों, पहले हम प्रश्न को पढ़ लें। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, यहाँ पे आपको वृत्तचित्र दिया है, इसे ध्यान से देखिए और उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। और उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं इनसे आपको उचित वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर लिखा गया है, नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस नंबर में हमें क्या करना है, इस नंबर की सहायता से हमें वाक्य बनाना है, यानी कि वाक्य को हमें यहाँ से शुरू करना है। रहीमः, रहीम एक लड़का है, मित्र के साथ खेलता है। तो रहीमः मित्रेण, सह के योग में तृतीया आ गई, हमें इन शब्दों में तृतीया विभक्ति लगानी है। मित्रम मित्रेण, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, मित्रम मित्रेण। द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, आता है तो अया हो जाता है। मित्र मित्रेण, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, कलम कलमेन, हस्त हस्तेन, नौका नौकया, चषक चषकेन, तुलिका तुलिका तूलिकया, वायुयान वायुयानेन। अब एक बार वाक्य बना लेते हैं। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। और रहीमः द्विचक्रिका क्या बन जाएगा? द्विचक्रिकया। रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीम द्विचक्रिका से बाजार जाता है, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। रहीमः कलम पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। तो कलम का क्या बन जाएगा? कलमेन। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। अगला देख लेते हैं। रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीमः नौका जलविहारम करोति, रहीम नाव से जलविहार करता है, पानी में घूमता है। तो रहीमः नौका, नौका का हो जाएगा नौकया, रहीमः नौकया जलविहारम करोति। चषकः, रहीमः चषक जलम पिबति, रहीम गिलास से पानी पीता है। तो रहीमः चषकेन जलम पिबति, रहीमः चषकेन जलम पिबति। अगला देख लेते हैं। रहीमः तूलिका चित्रम रचयति, रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। तो रहीमः तूलिका, तूलिका का हो जाएगा तूलिकया, रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति। रहीमः वायुयान ह्यः अगच्छत्, रहीम जो है वायुयान से कल गया था। तो रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, आया था, सॉरी अगच्छत् नहीं है, आया है, आया, आगच्छत् यानी कि आया। रहीम कल वायुयान से आया, तो रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। ये हो जाएगा हमारा 6ठा प्रश्न। तो इसमें हमें किस प्रकार भरना है, फटाफट से भर लेते हैं क्योंकि हमने बनाना सीख लिया है। पहला है रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। अगला है रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति। अगला है रहीमः कलमेन पत्रं लिखति, रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहीमः नौकया जलविहारं करोति, रहीमः चषकेन जलं पिबति, रहीमः तुलिकया चित्रं रचयति और रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। ये हो जाएंगे हमारे 8 के 8 वाक्य। इस प्रकार आपको वाक्य बना लेने हैं। चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ।
कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए हैं आपको 2 शब्द, इन 2 शब्दों में से आपको एक चुनना है और विभक्ति सही लगानी है। धनिकः डैश धनम ददाति। देखिए देने के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, तो निर्धनाय। धनिक जो है, अमीर जो है, वो गरीब को धन देता है, गरीब के लिए धन देता है, तो धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। बालः विद्यालयं गच्छति। बालः किसके लिए जाता है विद्यालय? पठनाय। बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति। सज्जनः डैश जीवन्ति। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः डैश पारितोषिकं यच्छति। प्रधानाचार्य किन्हें पारितोषिक देते हैं, किन्हें पुरस्कार देते हैं? छात्रेभ्यः, छात्राणाम नहीं, छात्रों के लिए पुरस्कार देते हैं, यानी कि छात्रों को पुरस्कार देते हैं। यच्छति ददाति, इसलिए यहाँ आएगा चतुर्थी। तो प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति। डैश नमः, डैश को नमस्कार है, किसे नमस्कार है? शिक्षकाय नमः। यहाँ हो जाएगा शिक्षक को नमस्कार है। तो यहाँ यह आपका पाठ जो है वह समाप्त होता है और आशा करती हूँ पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछें। और आज का जो मज़ेदार काम है वो ये कि बच्चों, क्या आप कभी समुद्र के किनारे गए हैं? तो 2 से 3 पंक्तियों में मुझे इसके कमेंट में ज़रूर बताएं कि वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको हिंदी में ही बताना है। और यदि नहीं गए, यदि आप समुद्र किनारे कभी भी नहीं गए हैं तो क्या आप समुद्र किनारे जाना चाहते हैं? और जाना चाहते हैं तो कौन से समुद्र किनारे जाना चाहते हैं, वो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप अपने पाठों के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए संस्कृत शाला। धन्यवाद।